बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस किताब को, जिसका नाम है द टाटाज, जिसे लिखा है गिरीश कुबेर ने। तो आइए शुरू करते हैं। टाटा ग्रुप एक इंडियन ग्लोबल बिजनेस ग्रुप है और ये बात हम प्राउड से बोल सकते हैं। लेकिन टाटा ग्रुप की इस अमेजिंग सक्सेस का राज क्या है? कैसे उनका सफर शुरू हुआ? टाटा कल्चर एग्जैक्टली क्या है? नाम, पावर, पैसा और सक्सेस। टाटा के पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा क्या है जो उन्हें दुनिया के बाकी बिलियनियर से अलग बनाता है? तो आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब और बाकी और भी बहुत सी बातें आप इस किताब में पढ़ेंगे। तो इस जर्नी को हम शुरू करते हैं नुसेरवानजी ऑफ नवसारी से। जी हाँ, टाटा ग्रुप की शुरुआत एक इंसान ने की थी जिनका नाम था नुसेरवान। 1822 में जब उनका जन्म हुआ था तो एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि एक दिन नुसेरवान सारी दुनिया पर राज करेगा, वो बहुत अमीर आदमी बनेगा। और वैसे भी नवसारी में पैदा हुआ हर एक बच्चा अच्छी किस्मत लेकर ही पैदा होता था। लेकिन नुसेरवानजी टाटा औरों से अलग थे, क्योंकि उन्होंने उस एस्ट्रोलॉजर की बात को सच कर दिखाया था। जैसा कि उन दिनों रिवाज था, नुसेरवानजी टाटा की भी बचपन में शादी करा दी गई थी और 17 साल की उम्र में वो एक बेटे के बाप भी बन गए थे। बच्चे का नाम जमशेद रखा गया। वो 1839 में पैदा हुआ था। नवसारी के ज्यादातर लोग अपने गांव से बाहर जाना पसंद नहीं करते थे और उनके लिए उनका गांव ही पूरी दुनिया था। लेकिन नुसेरवानजी थोड़े अलग थे। वो मुंबई जाकर के कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे। वो अपनी फैमिली के पहले इंसान थे जो नवसारी से बाहर गए हो। नुसेरवानजी ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास बिजनेस के लायक पैसा था। यहाँ तक कि उन्हें बिजनेस की कोई नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन हाँ, उनके अंदर कुछ कर गुजरने का पैशन जरूर था। उनके सपने काफी बड़े थे और यही सपने उन्हें मुंबई लेकर आए और अपने साथ वो अपनी वाइफ और बेटे को भी लेकर गए। मुंबई जाकर के उन्होंने एक दोस्त की मदद से कॉटन का बिजनेस शुरू किया। नुसेरवानजी अपने बेटे के लिए बड़े बड़े सपने देखते थे। उनका बिजनेस अच्छा चल पड़ा था और अपने बेटे को बढ़िया एजुकेशन देने के लिए उनसे जो बन पड़ा उन्होंने सब कुछ किया। फिर कुछ ही सालों के बाद जमशेद जी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। नुसेरवानजी चाहते थे कि उनके बेटे को इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोजर मिले, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को हांगकांग की ब्रिटिश कॉलोनी में भेज दिया। हांगकांग जाकर के जमशेद जी ने 3 पार्टनर्स के साथ मिलकर के बिजनेस शुरू किया और इस तरीके से टाटा कॉटन और ओपियम के डीलर बन गए। नुसेरवानजी का एक ब्रदर इन लॉ भी हांगकांग में ओपियम का डीलर था। उसका नाम था दादा भाई टाटा। दादा भाई टाटा का बेटा रतनजी दादा भाई टाटा यानी आरडी जमशेद जी से 17 साल बड़ा था। आरडी एक ओपियम डीलर था, साथ ही वो परफ्यूम्स और पर्ल्स का भी बिजनेस करता था। वो अक्सर बिजनेस के सिलसिले में फ्रांस जाता रहता था। आरडी को बिजनेस पर्पस के लिए फ्रेंच आनी बहुत जरूरी थी, इसीलिए जमशेद जी ने उसके लिए एक फ्रेंच टीचर रखा। लेकिन आरडी को ना सिर्फ फ्रेंच पसंद आई, बल्कि उसे टीचर की बेटी से भी प्यार हो गया था। उस लड़की का नाम था सुजाने। आरडी एक विडो था और उम्र में सुजाने से बड़ा भी था। फिर भी सुजाने को आरडी अच्छा लगा। दोनों एक दूसरे को चाहते थे। फिर जल्दी ही दोनों की शादी भी हो गई। लेकिन आरडी को डर था कि उसकी कंजर्वेटिव पारसी कम्युनिटी सुजाने को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए उसने सुजाने को बोला कि वो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि पारसी धर्म को फॉलो करे। सुजाने पारसी बनने को बिल्कुल तैयार थी। उसने कन्वर्ट कर लिया और अपना नाम बदलकर सूनी रख लिया। आरडी और सूनी के 5 बच्चे हुए। उनके दूसरे बच्चे का नाम जहांगीर था, जिसे सारी दुनिया जेआरडी के नाम से जानती है। तो इस तरीके से टाटा फैमिली का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। वो लोग चाइना और यूरोप को ओपियम और कॉटन एक्सपोर्ट करते थे और इंडिया में चाय, टेक्सटाइल और गोल्ड इंपोर्ट करते थे। उनका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था और जल्द ही जमशेद जी ने शंघाई में अपना सेकंड ऑफिस भी खोल लिया था। जमशेद जी ने टाटा बिजनेस को यूरोप में एस्टेब्लिश किया था। उस टाइम पैसेंजर एयरलाइंस नहीं होती थी, इसलिए उन्हें शिप से ट्रैवल करना पड़ता था। तब क्रूज शिप्स भी नहीं चलते थे, इसीलिए लोग अपने कार्गो के साथ ही ट्रैवल करते थे। इनफैक्ट जमशेद जी को कभी कभी लाइव स्टॉक के साथ भी ट्रैवल करना पड़ता था। चिकन्स, पिग्स, गोट्स वगैरह को फ्रेश मीट के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता था। लेकिन जमशेद जी ने सब कुछ बर्दाश्त किया
जानवरों की बदबू, लॉन्ग जर्नीज और सी सिकनेस, सब कुछ। क्योंकि उनकी नजर जो थी ना वो अपने गोल पर थी। उनका सपना था लंदन में एक टाटा ऑफिस खोलना। और इसी के साथ जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस आदमी की जिसने अपने सपनों को बुना। मतलब ये कि इंग्लैंड जाकर के जमशेद जी ने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में काफी कुछ सीखा। अब वो कॉटन ट्रेडिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी करना चाहते थे। 1873 यानी कि 1873 में जमशेद जी ने अपनी खुद की स्पिनिंग और वीविंग मिल खोली। उस जमाने में ज्यादातर बिजनेसमैन बॉम्बे या अहमदाबाद में मिल्स खोलते थे, लेकिन जमशेद जी ने नागपुर सिटी को चूज किया जो कॉटन फॉर्म्स के नजदीक थी। जमशेद जी ने इंग्लैंड से बेस्ट क्वालिटी की मशीनरी ऑर्डर की और मशीनरी ऑपरेशन के एक्सपर्ट भी हायर किए। तो अपने इस नए बिजनेस का नाम उन्होंने एम्प्रेस मिल्स रखा था। लेकिन मिल चलाने में सबसे बड़ा चैलेंज था नागपुर का वर्क कल्चर। नागपुर के लोग आराम पसंद ज्यादा थे, जबकि बॉम्बे में लोग छुट्टी वाले दिन भी काम करते थे। लेकिन नागपुर में रोज सिर्फ 80% लोग ही काम पर आते थे। लोग छोटी छोटी बातों पर छुट्टी मार लेते थे। ऐसे में एम्प्लॉयज को पनिशमेंट देने की बजाय जमशेद जी ने एक पॉजिटिव सोल्यूशन निकाला। उन्होंने एम्प्लॉयज के लिए प्रोविडेंट फंड स्कीम या कहे कि पेंशन प्लान निकाला ताकि रिटायरमेंट के बाद भी लोगों की जिंदगी आराम से चल सके। जमशेद जी ने एक इंश्योरेंस स्कीम भी शुरू की। अगर कोई एम्प्लॉय काम के दौरान घायल हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो उसे और उसकी फैमिली को मेडिकल एक्सपेंस मिल सके। वो अपने वर्कर्स के लिए स्पेशल इवेंट्स जैसे कि स्पोर्ट्स डे और फैमिली डे भी ऑर्गेनाइज कराते थे, जहां पर गेम्स के विनर को इनाम के तौर पर कैश, रिस्ट वॉचेस या गोल्ड चेन्स मिलती थी। तो ये जमशेद जी के इनोवेटिव आइडियाज का ही कमाल था, जो एम्प्रेस मिल के वर्कर्स अपने काम को लेकर के और ज्यादा मोटिवेटेड फील करने लगते थे और उनके वर्क एथिक्स में भी काफी सारे चेंजेस आए थे। इस तरह के पेंशन प्लान और इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट थे और उस टाइम में तो इंग्लैंड में भी वर्कर्स को इस तरह की फैसिलिटी नहीं दी जा रही थी। जमशेद जी के इस इनिशिएटिव से न सिर्फ उनके गुडविल नेचर का पता चलता है, बल्कि ये भी जाहिर होता है कि वो बहुत दूर की सोचते थे। और टाटा कल्चर में हमेशा इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। एम्प्रेस मील टाटा ग्रुप की फाउंडेशन बनी। ये मील पूरे 100 सालों तक चली। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर जमशेद जी की हमेशा तारीफ होती रही, लेकिन वो कभी भी सारा क्रेडिट खुद नहीं लेते थे, बल्कि अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करते थे। तो इसी बहुत ही अमेजिंग बात के साथ इस जर्नी में आगे बात करते हैं बैप्टिज्म बाय फायर, यानी कि जेआरडी फ्रांस में पला बढ़ा था। ये 1925 की बात है, जब उसने टाटा स्टील में काम करना शुरू किया। उन दिनों बॉम्बे हाउस नया नया बना था। उसके फादर आरडी ने उसे जॉन पीटरसन से इंट्रोड्यूस कराया, जो टाटा स्टील का मैनेजिंग डायरेक्टर था। पीटरसन जेआरडी का मेंटोर बन गया। कुछ महीनों बाद जेआरडी को जमशेदपुर भेजा गया, जिसे इंडियन इंडस्ट्री का मक्का कहा जाता है। टाटा की पहले से वहां पर एक फैक्ट्री थी। जेआरडी को हर डिपार्टमेंट में एक दिन बिताना पड़ता था और देखना था कि वहां पर कैसे काम होता है। जब गर्मियां आई तो आरडी बाकी फैमिली के साथ फ्रांस चले गए। वो लोग गर्मी की छुट्टियों में फ्रांस के अपने हॉलिडे होम जाते थे, लेकिन जेआरडी को उनके फादर ने ट्रेनिंग के लिए जमशेदपुर में रहने को बोला। आरडी उस वक्त तक 70 साल के हो चुके थे। एक रात उनकी सबसे बड़ी बेटी ने उन्हें डांस करने को बोला, तो आरडी उठ करके डांस करने लगे, लेकिन अचानक थोड़ी देर बाद ही थक कर के बैठ गए। उन्हें सीने में हल्का सा दर्द उठा और वो गिर गए। उन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया था। आरडी की उसी वक्त डेथ हो गई थी। डॉक्टर को बुलाने तक का मौका नहीं मिला। आरडी, जिन्होंने जमशेद जी के साथ टाटा बिजनेस खड़ा किया था, अब इस दुनिया से जा चुके थे। जेआरडी के लिए ये एक शॉकिंग न्यूज थी। अपने 4 भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके कंधों पर थी। एक और बड़ा चैलेंज उनके सामने ये था कि आरडी की कंपनीज डूब रही थी और उन पर काफी कर्ज था। जेआरडी को अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ी। उन्होंने सुनीता हाउस, पुणे वाला बंगला और फ्रांस का हॉलिडे होम बेच दिया। जेआरडी और उनके भाई बहन ताज महल होटल में जाकर रहने लगे। फैमिली बिजनेस चलाने के लिए जेआरडी ने अपनी फ्रेंच सिटीजनशिप छोड़ दी, क्योंकि फ्रेंच उनकी नेटिव लैंग्वेज थी। 1973 यानी कि 1973 में बोर्ड मेंबर्स ने जेआरडी को टाटा एम्पायर का लीडर डिक्लेयर कर दिया।
और इसी के साथ इस जर्नी में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक मोटर कार के बर्थ के बारे में, एक मोटर कार के जन्म के बारे में। जी हाँ, रोल्स रॉयस इंग्लैंड की है, मर्सिडीज बैंड जर्मन कार है और फोर्ड अमेरिकन, टोयोटा जापान की है और वॉल्वो स्वीडन की। उन दिनों कोई भी कार इंडिया में नहीं बनती थी, तो टेल्को ने ट्रक्स बनाने शुरू किए और इसी से रतन टाटा ने टाटा सिएरा और टाटा एस्टेट 2 गाड़ियां निकाली। लेकिन ये मॉडल्स इतने महंगे थे कि सिर्फ अमीर और फेमस लोग ही खरीद सकते थे। तब रतन टाटा को एक 100% इंडियन फैमिली कार बनाने का ख्याल आया। 1993 यानी कि 1993 में उन्होंने एक ऑटोमोबाइल पार्ट्स मेकर की मीटिंग में पब्लिकली अपना प्लान अनाउंस किया। उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इस प्रोजेक्ट में पार्ट लेने के लिए एनकरेज किया। रतन टाटा का अगला स्टेप था टेल्को में एक इंजीनियरिंग टीम को क्रिएट करना, मगर कई लोगों को शक था, डाउट था कि ये प्लान सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी और दूसरी बात, लोगों को लगता था कि इंडिया में फैमिली कार की कोई मार्केट है ही नहीं। और तीसरी बात, क्या वाकई में कोई कार 100% इंडियन हो सकती है? लेकिन रतन टाटा एक विजनरी थे। वो ऐसी कार चाहते थे जिसमें 5 लोगों के बैठने लायक जगह हो, क्योंकि आम इंडियन फैमिली काफी ट्रैवल करती है, तो सामान की भी अच्छे से जगह होनी चाहिए और इसके साथ ही गाड़ी इतनी स्ट्रांग हो कि इंडियन सड़कों पर सरवाइव कर सके। तो रतन टाटा अपने काम में जुट गए। उन्होंने बेस्ट इंजीनियर्स चूज किए और 120 करोड़ रुपए उन्होंने CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन में इन्वेस्ट किए। वैसे ये काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उन्हें पता था कि कार के बढ़िया डिजाइन के लिए CAD कितने काम आ सकती है। तो डिजाइन फाइनल होने के बाद अगला जो स्टेप था वो था प्रोटोटाइप को रिप्रोड्यूस करना। रतन ने टेल्को फैक्ट्री के अंदर 6 एकड़ की जगह अलॉट कर दी। कई लोगों ने इस बात पर ना उनका मजाक भी उड़ाया कि रतन टाटा का एक पूरी तरह से इंडिजीनियस कार बनाने का सपना क्या वाकई में सच में पूरा होगा। लेकिन वो रतन टाटा थे, उनकी सोच भी बहुत बड़ी थी और सपने भी। उन्हें अच्छे से समझ में आ गया था कि लोकल कार की डिमांड तो रहेगी ही और इसके लिए फैक्ट्री में एक काफी बड़ी जगह और टॉप क्वालिटी की मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। तभी कहीं से रतन को निसान ऑस्ट्रेलिया की एक कंप्लीट लेकिन अनयूज्ड असेंबली लाइन के बारे में पता चला। तो जापानीज कार मैन्युफैक्चरर इन्वेस्टमेंट के तौर पर रिटर्न पाने की बात से ही खुश हो गया था। रतन को ये सारी मशीनरी काफी लो प्राइस यानी कि 100 करोड़ में मिल गई। लेकिन अभी एक चैलेंज और बाकी था। उन्हें ये सारा असेंबली मटेरियल ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ट्रांसपोर्ट करना था और ये काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहली बात तो उनके इंजीनियर्स को ये सारे पार्ट्स बहुत ही ध्यान से डिसमेंटल करने होंगे और लेबल्स के लेआउट को बहुत ही केयरफुली स्टडी करना होगा ताकि उन्हें सीक्वेंस में असेंबल कर सके। फिर हर एक पीस को अच्छे से पैक करके इंडिया भेजना था। असेंबली लाइन का टोटल वेट करीब 14,800 था, जिसके लिए 650 कंटेनर्स लगे थे। तो ये सारी मशीनरी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लाने में उन्हें करीब 6 महीने लगे। फाइनली असेंबली लाइन को टेल्को फैक्ट्री में सेट किया गया। तो ये 500 मीटर लंबा था और 450 रोबोट्स इस पर काम कर रहे थे। रतन टाटा पर्सनली विजिट करने आए। उन्होंने एक पार्ट देखा जिसे असेंबल करने के लिए एक इंजीनियर को अप एंड डाउन जाना पड़ रहा था। अगर फैक्ट्री में रोज की 300 कारें बनेगी तो इसका मतलब था कि उस इंजीनियर को 600 बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। तो रतन टाटा ने एक रोबोट को उस पर्टिकुलर पार्ट को मॉडिफाई करने का ऑर्डर दिया। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग इस तरह की कमर तोड़ वाला काम करें, रतन टाटा बोले। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उनके कुछ इंजीनियर्स को हर रोज 500 मीटर की असेंबली लाइन के ऊपर से जाना पड़ता है। तो उन्होंने उन लोगों के लिए साइकिल्स ऑर्डर कर दी ताकि आने जाने में उनकी एनर्जी वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से 1998 यानी कि 1998 के कार एग्जीबिशन में रतन टाटा ने खुद कार चलाई, जो कि पूरी तरह से इंडिया में बनी थी। दूसरी कार ब्रांड्स ने ब्रांडिंग के लिए खूबसूरत मॉडल्स को रखा हुआ था और उनके प्रोडक्ट्स रोटेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर डिस्प्ले के लिए रखे गए थे। लेकिन टाटा वालों का स्टॉल सबसे अलग था। मेल मॉडल्स ने पगड़ी और फीमेल मॉडल्स ने साड़ी पहनी हुई थी। कुछ स्कूली बच्चे भी हाथों में तिरंगा लिए खड़े थे। उसके बाद रतन टाटा ने बहुत ही सम्मान और बहुत ही प्राउड से इंडियन कार में एंट्री की। एक आदमी ने कमेंट किया,
वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे कोहिनूर गाड़ी में बैठकर आ रहा है। तो रतन टाटा ने अपनी इस नई कार का नाम रखा इंडिका। लॉन्च के 1 महीने बाद ही इंडिका ने 14% मार्केट शेयर पर होल्ड कर लिया था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, कई सारे यूनिट्स डिफेक्टिव निकल रहे थे। टाटा मोटर्स ने पूरे 500 करोड़ रुपए खर्च करके इस प्रॉब्लम को फिक्स किया। उन्होंने पूरे देश के अंदर कस्टमर केयर कैंप खोले, जहां पर कस्टमर्स फ्री में डिफेक्टिव पार्ट्स को रिपेयर करवा सकते थे। रतन टाटा ने अपने सारे कस्टमर्स को यकीन दिलाया कि उनकी गाड़ियों को ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोगों को अभी भी ना अपने देश की बनी हुई चीजों पर डाउट था। लोग बोल रहे थे कि इंडिका देश में बनी है, इसीलिए इसके पार्ट्स इतने डिफेक्टिव निकल रहे हैं। आम जनता की राय से रतन टाटा को बहुत मायूसी हुई और फिर टाटा मोटर्स इंडिका का न्यू वर्जन इंडिका 2.0 यानी इंडिका V2 लेकर आया। और इस नई कार के साथ ही रतन टाटा ने ये साबित कर दिया था कि हम लोग भी 100%, 100% इंडियन लेकिन वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की कार्स बनाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। ये नया मॉडल पहले वाले से हर हाल में बेहतर था। बीबीसी ने इवन इसे बेस्ट कार का अवार्ड भी दिया। इसने कई सारे मार्केट सर्वे भी जीते। तो इस पॉइंट पर आकर के टाटा मोटर्स फुल फॉर्म में चलने लगी थी। रतन टाटा लोगों को ये मैसेज देना चाहते थे कि अगर हमें खुद पर यकीन है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। वो देश के यंग इंजीनियर्स को ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि हम इंडियंस भी वर्ल्ड क्लास चीजें बना सकते हैं। वो सारे हिंदुस्तानियों को खुद पर यकीन रखना सिखाना चाहते हैं। रतन टाटा से पहले किसी ने भी एक फुली इंडियन मेड कार के बारे में कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज टाटा मोटर्स पूरी दुनिया में इंडिया का झंडा फहरा रहा है।